गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो फंड्स हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड भेजते हैं, वो आपके लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 42% डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले ये लगभग, अगर हम 2021 का आंकड़ा देखें तो 4.4 बिलियन डॉलर जो है वो बाहर भेजे गए थे स्टूडेंट्स द्वारा अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए, या जो भी जो खर्चे के लिए भेजे गए थे उनके द्वारा। वो कम होकर अब 2.57 बिलियन डॉलर हो गए हैं एज़ पर आरबीआई का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब बैकग्राउंड ये क्या है आपको पता ही है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पढ़ा था, एलआरएस स्कीम के बारे में। बेसिकली हम अपनी जो हमारे रेजिडेंट इंडियंस हैं वो फॉरेन करेंसी जब बाहर भेजते हैं तो इसी एलआरएस के थ्रू ही भेजते हैं, और वो पूरी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर गवर्न होती है। अगर हम आंकड़े देखें, जो लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं आरबीआई ने एलआरएस के अंडर, उसमें देखा गया है कि ओवरऑल जो रेमिटेंस है वो तो 40% इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो फंड्स स्टूडेंट्स भेजते हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि उनको वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं, आजकल अनसर्टेनिटी है जॉब सिनेरियो की, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो वो वाला रीजन है वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो रेमिटेंसेज हैं वो ओवरऑल जो है ओवरसीज़ ट्रैवल इंडियंस कर रहे हैं और उसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये बेसिकली हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बाहर भेजने के लिए अलाउ करती है। लगभग $2.5 लाख पर ईयर आप पर फाइनेंशियल ईयर बाहर भेज सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडिंग के लिए, अपने क्लोज रिलेटिव्स को भेजना हो, चाहे गिफ्ट देना हो, डोनेशन देना हो, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, इवन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी। इवन आप प्रॉपर्टी भी बाय करना चाहते हो अगर वहाँ पर, उसके लिए भी आप पैसा भेज सकते हो। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हैं इस पे। अगर आप लॉटरी टिकट खरीदना चाहते हो, कोई प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन जो बैन मैगजीन्स हैं वो खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए वो आप उसके लिए पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो। इवन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स के जो शेड्यूल 2 में जो आइटम्स डाली गई हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको अपडेट करती रहती है, उस आइटम्स को खरीदने के लिए भी आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते। या फिर जो आपकी एफ है, उनमें अगर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या टेरिटरीज अनाउंस की गई हैं उनके द्वारा, वहाँ पर भी आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सीनियर लॉयर डेजिग्नेशन। पॉलिटिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस चेंज करना चाहती है डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर लॉयर्स के लिए। ठीक है, तो 2017 में जो है एक इंदिरा जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि कौन होंगे सीनियर लॉयर्स। अब उस गाइडलाइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है। तो अब हम देखते हैं सीनियर एडवोकेट्स या लॉयर्स होते कौन है। एडवोकेट्स एक्ट के अंदर सेक्शन 16 कहता है कि सीनियर लॉ एडवोकेट्स या फिर जूनियर एडवोकेट्स होने चाहिए। सीनियर एडवोकेट्स रोल ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स जो है वो निभाते हैं। और सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 जो है एडवोकेट्स एक्ट का, वो कहता है कि इनकी जो सिलेक्शन है वो चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो है वो करने चाहिए, अदर जजेस ऑफ द कंसर्न कोर्ट करने चाहिए। ये एक जो सीनियर एडवोकेट होंगे उनकी एक्सेप्शनल लीगल एक्सपर्टीज़ और नॉलेज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उनको डिक्लेयर करने से पहले उनका कंसेंट लेना भी ज़रूरी है कि वो क्या सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर होना चाहते हैं, और उनकी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर ही उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर आप सीनियर एडवोकेट बन जाते हो तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। आप बिना एक जूनियर एडवोकेट के अपेयर नहीं हो सकते हो। आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते एफिडेविट या प्लीडिंग्स कोर्ट में, आप क्योंकि सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हो। अब इंदिरा जयसिंह का केस क्या था? इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीनियर एडवोकेट जो थे इंदिरा जयसिंह, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली थी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो उस समय जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आर्बिट्रेरी है, बहुत ओपेक है, उसको आप चेंज करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, उसके बेसिस पर सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट होने शुरू किए गए। अब वो गाइडलाइंस क्या कहती थी? एक परमानेंट कमेटी होगी, एक परमानेंट सेक्रेटरीट होगा, और कुछ प्रोसीजर असेसमेंट क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब हम देखते हैं कि वो क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, हम डिटेल में देखते हैं। पहले तो एक परमानेंट कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको चेयर करेंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, और एक बार के भी एक मेंबर होंगे। ठीक है, अब वो ही जो है सीजीआई या कोई भी जज जो है वो किसी एडवोकेट का नाम जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। वो नाम जाएगा परमानेंट सेक्रेटरीट के पास। फिर वो इवेल्युएट करेंगे कि क्या 10 से 20 साल के लगभग का लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर एडवोकेट को या नहीं है। फिर उसके बाद वो अगर है
तो परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो उस प्रपोजल्स को परमानेंट कमेटी के पास जो है वो स्क्रूटिनी के लिए जो है वो आगे भेज देता है। फिर जो कमेटी, जो परमानेंट कमेटी जिसमें सीजीआई चेयर करते हैं जिस कमेटी को उस उन कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू करती है। वो कैंडिडेट जब इंटरव्यू करती है तो फुल कोर्ट को जो है वो नाम भेज दिया जाता है, अगर जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं, और उनको सीनियर एडवोकेट की जो है वो कैटेगरी मिल जाती है। ठीक है। अब सेंटर क्यों ट्राई करना चाहता है, क्यों मॉडिफाई करना चाहता है उस गाइडलाइंस को? अब इसमें होता क्या है कि जो भी ये डेजिग्नेशन है ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर चलती है। मतलब 40% वेटेज दी जाती है उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को जो सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी पब्लिकेशंस जो है वो पब्लिश की हैं। तो ये एक क्राइटेरिया सेंटर कह रहा है कि बहुत सब्जेक्टिव है। सिर्फ अपने आप को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए रैम्पेंट जो है वो बोगस और शैम जर्नल्स में पब्लिकेशंस करते रहते हैं एडवोकेट्स, जो कि सिर्फ अपने आप को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए, एलिजिबल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो सीक्रेट बैलेट है, क्योंकि जो वोटिंग होती है ऊपर जब आपके परमानेंट कमेटी में जाता है तो वोटिंग होती है कि कौन जो है सीनियर एडवोकेट बनेगा। तो उसमें जो है फुल कोर्ट में जब वो मीटिंग होगी, जो है परमानेंट कमेटी के बाद जब फुल कोर्ट में जाता है जहाँ पर जो ये वोटिंग होती है कि कौन जो मेजॉरिटी बेसिस पर कि कौन जो है वो सीनियर एडवोकेट बनेगा, वहाँ पर जो है सिंपल मेजॉरिटी जो है होनी चाहिए और वो सीक्रेट बैलेट पे होनी चाहिए। ठीक है। अभी तो क्या होता है, मेजॉरिटी बेसिस नॉर्मल मेजॉरिटी होती है, लेकिन जो है ओपन वोट होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये आपके जो ये लॉयर्स होते हैं ये कैंपेनिंग करते हैं, मतलब एक तरह से माहौल जो है वो पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई करना चाहती है, गाइडलाइंस को थोड़ा प्रोफेशनल बनाना चाहती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जादुई पिटारा। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक जो है इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल निकाला है चिल्ड्रन के लिए, जिसका नाम रखा गया है जादुई पिटारा। एक प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल है चिल्ड्रन के लिए, जो कि 3 से 8 साल के बीच के बच्चे हैं। इन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है। इसमें प्ले बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, पजल्स हैं, पोस्टर्स हैं, एट्सेट्रा हैं। और इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज उसका ही पार्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहती है प्ले एंड लर्न। ठीक है। अब उसको ही जो है जादुई पिटारा को दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डाला जाएगा, और ये 13 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा ताकि हर रीजन के इंडिया में बच्चे जो हैं वो इसको एक्सेस कर सकें और लर्निंग ले सकें। ठीक है। अब हम देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज है क्या। ये इंडिया के जो 4 हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से एक है। इसको एनसीईआरटी ने बनाया है, और ये हमारे 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बेसिकली करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, जो हमारे छोटे बच्चों के लिए जो है बेसिकली बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर कंपनी एनएचपीसी जो है वो 996 करोड़ रुपीस जो है वो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर के थ्रू जो है वो रेज करना चाहती है। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है? एक तो होता है कि आप बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में इशू करोगे, आईपीओ की तरह जैसे निकलता है, जैसे इक्विटी शेयर, इक्विटी आप लेते हो, पैसे ही इन्वेस्टर्स उसको परचेज करेंगे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप कुछ सिलेक्ट इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस को ही जो है वो बॉन्ड्स खरीदने को कहते हो। लगभग आप जब 50 से कम लोगों को जो है ये सिक्योरिटीज़ इशू करते हो तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। आप प्राइवेटली ही अपने कुछ इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टर्स को इशू कर रहे हो। जनरली वो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, एंटिटीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्योंकि ये प्राइवेटली प्लेस्ड होता है तो इसलिए एसबीआई आई एम सॉरी सेबी जो है उसको जो है ऑफर डॉक्यूमेंट जो है फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस है इसको ऑफ कोर्स सेबी रेगुलेट ज़रूर करता है। ठीक है। और इसको पब्लिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, पब्लिक में बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो आप सिर्फ प्राइवेट कुछ लोगों को ही जो है ये बॉन्ड्स इशू कर रहे हो। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी? कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव है, आपको बहुत टाइम नहीं लग रहा है, मार्केट एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कंप्लायंस भी कम है, सेबी की आपको जो है ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना है, कमेंट्स नहीं लेने हैं, है ना। चाहे ये गवर्न होता हो सेबी से, लेकिन फिर भी इसकी जो कंप्लायंस है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू मार्केट राउट। अब नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कॉरपोरेट्स यूज़ करते हैं रिसोर्स रेज करने के लिए या फंड्स रेज करने के लिए। ये एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, और इसको आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकते हो बाद में। ठीक है। इस पे मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या क्यूमुलेटिवली इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड्स हैं, इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी में, इसलिए इसका नाम होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस इन पार्लियामेंट। ये आपके पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के चेयरपर्सन ने कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को कहा है कि 12 ऑपोजिशन लॉ मेकर्स हैं, उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो इन्वेस्टिगेशन करो। तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस क्या होती है? 15 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं इस कमेटी में, और 10 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में। स्पीकर ऑफ कोर्स जो है वो जो है नॉमिनेट करते हैं उन मेंबर्स को, और इस राज्यसभा के केस में चेयरमैन मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के केस में क्या होता है कि जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं वो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को हेड भी करते हैं, ठीक है। डिप्टी चेयरपर्सन याद रखना। पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं इन कमेटी के? ये कमेटी एग्जामिन करती है कि क्या कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं हुई। अब आपको पता ही है कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली होती हैं कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके कंडक्ट को कोई कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एंड सो ऑन। लेकिन वो उसका कोई मिसयूज़ ना करें, उसके लिए ही उनके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर वो कुछ मिसयूज़ करते हैं तो उनके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस उनको मिल सकता है। तो उसी को ही जो है, जो भी प्रोसीजर हाउस में फॉलो किया जाना चाहिए, उसको ही एग्जामिन करती है ये प्रिविलेजेस कमेटीज़। अब ये जो कमेटी है, ये हाउस चेयरमैन को या फिर स्पीकर को जो है ये रिपोर्ट टाइम टू टाइम जो है वो सबमिट करती रहती हैं कि जो है क्या रूल्स न्यू आने चाहिए, या फिर जो कोई मेंबर्स हैं जिन्होंने इन प्रिविलेजेस को वायलेट किया है या नहीं किया है, ठीक है। सो अब हम ये जो है जो कमेटी है, ये जो स्पीकर या चेयरपर्सन जो है वो इस कमेटी को जो है वो पटिशन कर सकते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन भी जो है वो इसी के थ्रू ही जो है वो गवर्न की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडिनो वायरस। ये टॉपिक आपके जो है एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल के हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है वो विजिलेंट हो गई हैं, क्योंकि स्टेट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एडिनो वायरस के केसेस आ रहे हैं। अभी आपने नॉर्थ इंडिया में भी देखा होगा कि विद चेंजिंग सीज़न बहुत ज़्यादा लोगों को, खासकर दिल्ली में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि हर दूसरे तीसरे पर्सन को जो है वो कोई ना कोई वायरल फीवर है या कुछ है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एडिनो वायरस की ही जो है इन्फेक्शन हो सकती है। वायरल जो है ये एडिनो वायरस का हो सकता है। तो ये माइल्ड टू सिवियर इन्फेक्शंस करता है। कॉमन कोल्ड, फीवर, सोर थ्रोट, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सारी जो है इसमें सिम्टम्स होते हैं। और ये पूरे साल कभी भी हो सकते हैं। एडिनो वायरस कभी भी आपको ये वायरल हो सकता है। हर एज के लोगों को अफेक्ट करता है। खासकर जो जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है उनको सबसे ज़्यादा ये एडिनो वायरस इन्फेक्शंस जो है वो इफेक्ट करती हैं। अदरवाइज़ ये एडिनो वायरस जो है वो माइल्ड होता है, मतलब आपका तो 3-4 दिन में ये वायरल फीवर ठीक हो जाता है ना। अब ट्रांसमिशन में अगर देखें तो ये बहुत ही कंटेजियस है। कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू भी जो है ये फैल सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो होती नहीं है, कोई एंटीवायरल मेडिकेशन होती नहीं है। बस आपको रेस्ट करना होता है और अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करना होता है। मतलब आप वायरल फीवर है तो आप पैरासीटामोल ले लोगे, या फिर आप बेसिकली अपने जो है हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी होती है बॉडी में, और रेस्ट करना होता है, और अच्छी डाइट के साथ रेस्ट करना होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोकांग बालिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला टाउन में लोग रहते हैं, वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनने नहीं देना चाहते हैं। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो धौली गंगा रिवर पर बनने जा रहा है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 165 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। इसमें एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाने का प्लान है, 65 मीटर का, फ्रॉम द रिवर बेड लेवल। और इसको कौन बनाएगा? THDC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि धौली गंगा रिवर है क्या। ये आपके नीति पास पास में जो है वहाँ से निकलती है। और जो ये गढ़वाल रीजन का जो जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है वहाँ पर, और साउथ वेस्टर्न तिब्बत के जो है बिटवीन ये रिवर निकलती है, ठीक है। सो ये इसकी ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा है। और ये अलकनंदा रिवर से विष्णु प्रयाग पर जाकर मिलती है। इवन दो जो तपोवन प्रोजेक्ट है, जहाँ पर तपोवन में भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, वैसे वो तपोवन क्या है, हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। वो भी जो है आपके धौलीगंगा की रिवर पर लोकेटेड है। THDC इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की एक जॉइंटली ओन्ड कंपनी है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ्रेंस जो है, ये आपके इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है दिल्ली में, कि क्या हमारी क्रॉप परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ क्रॉप सीजन्स में जायद क्रॉप्स की। अब हम देखते हैं जायद क्रॉप्स होती क्या है। ये शॉर्ट सीजन के लिए उगाई जाती हैं। खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच का जो सीज़न होता है, मार्च और जुलाई के टाइम पे ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इरीगेटेड लैंड्स पे इसको उगाया जाता है
वार्म सॉइल चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं इसको, ड्राई वेदर चाहिए होता है। ये बेसिकली आपका जो एक तरह से गैप फिलर क्रॉप्स होती है, मतलब खरीफ और रबी सीजन के बीच का जो टाइम है, इसलिए इसको उगाया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं गैप फिलर क्रॉप्स हैं। ठीक है, पैडी, कॉर्न, पंपकिन, क्यूकम्बर, टमाटो और आमंड्स, पीनट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजर क्रॉप्स होती हैं, जायद क्रॉप्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले जो साल में हमारे 2023 में रादर, मतलब जो अगस्त का पीरियड होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो है ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, जो इंडिया और यूएस नेवी के बीच में एक्चुअल में शुरू हुई थी 1992 में। पहली बार जो है बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज 2007 में हुई। फिर इसमें जापान को भी इंक्लूड कर लिया गया 2015 में, 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया गया, और तब से ये क्वाड की जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज बन चुकी है। हर साल कंडक्ट की जाती है, एक बार इंडियन ओशन में और एक बार पैसिफिक ओशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, या एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो काइंड ऑफ ये एक पैरट है जो कि तमिलनाडु वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक एक्टर के पास पाए हैं, दो ऐसे पैरट जो कि बैन है, क्योंकि इनको रखना बैन है, तो इसलिए उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं अलेक्जेंड्रीन पैराकीट है क्या। इनका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर रखा गया है, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत से जो हैं बर्ड्स पंजाब से जो है वो यूरोप और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र किए थे। ये जो पैरट है ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सीलेंट टॉकर्स होते हैं, डायोर्नल होते हैं, डायोर्नल मतलब दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ये वाइड स्प्रेड होते हैं। इनका हम IUCN स्टेटस देखें तो ये नियर थ्रेटेंड होते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 4 की प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, अब आपको पता ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 और 2 के जो है में जो ब्रीड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको सुप्रीम प्रोटेक्शन होती है। जो शेड्यूल 3 और 4 में होते हैं उनको प्रोटेक्शन तो मिली होती है, बट उनको उनकी उस प्रोटेक्शन की वायलेशन करने पर आपको पेनल्टीज है जो वो कम लगती हैं। ठीक है, जैसे जो ये अलेक्जेंड्रीन पैराकीट है ये शेड्यूल 4 में है, इसलिए सिर्फ कुछ पेनल्टी लगा के जो है उस एक्टर को छोड़ दिया गया है। शेड्यूल 5 जो है उसमें वो एनिमल्स डाले जाते हैं जिनको जो वर्मिन है, जिनको आप हंट कर सकते हो। शेड्यूल 6 में वो प्लांट्स, ट्रीज या क्रॉप्स डाली जाती हैं जिनकी कल्टीवेशन करना या प्लांट करना उनके ऊपर उनका बैन है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is liberalized remittance scheme. This topic is important for our economy section. So funds which have been sent by students abroad under the liberalized remittance scheme of the RBI has declined by over 42% if we compare it with last year. So you know that LRS is basically aimed to transfer foreign currency abroad by Indian residents, and it is governed by the FEMA rules. So, what is the new report by RBI says? This report says that overall remittances may have shot up by 40%, but the funds sent by students have declined by over 42% in the first 9 months of this financial year. Maybe it has declined due to the difficulty in getting visas or uncertainty over job scenarios abroad, because the rest of the world is experiencing a kind of recession as compared to India. We are at a pretty good situation at this moment as compared to other countries. Uh, there is rising cost of education due to the falling rupee also. There is also problem in Russia and Ukraine, so that region is also being skipped by Indian students. But there has been a biggest jump in remittances by the overseas travelers, because the Indians who were in lockdown, they when the country has opened now with all the rules removed, the Indians have started traveling abroad, and they took out almost $9.94 billion during these 9 month period in their air travel. So the next thing is, what is basically a liberalized remittance scheme? We have discussed it just 1 or 2 weeks back. Okay, you remember that. So this LRS scheme allows resident individuals to remit a certain amount of money during a financial year. So that amount currently stands at $250,000 per financial year, for your traveling purpose, medical treatment, studying, maintenance of close relatives, gifts, donations, or even investment in shares,
purchasing of immovable properties, and so on. Okay, but there are certain restrictions also. You just cannot purchase lottery tickets or proscribed magazines. You cannot also purchase any item that has been mentioned in the schedule 2 of foreign exchange management rules. You cannot also transfer to those countries or territories which have been identified by FATF as non-cooperative countries. So the next topic is senior lawyer designation. This topic is important for the polity section. So central government is seeking to change certain guidelines for the designation of senior lawyers. So these guidelines were issued by the Supreme Court in 2018 when the case of Indira Jaising versus Union of India appeared to the court in 2017. So who are these senior advocates or lawyers in India? So under section 16 of Advocates Act of 1961, there is a category of or class of advocates called senior advocates and junior advocates. Senior advocates are basically playing the role of legal experts, and they have significant knowledge in the field of law. So the legal provisions related to this designation are also given under section 16 subsection 2 of Advocates Act, which says that the chief justice and other judges of the concerned court should identify these advocates who is fit to hold the position of a senior advocate. Of course, the consent of that advocate should also be taken, and the qualification that has been mentioned is that they should have exceptional legal expertise and knowledge of the law. But there, of course, there are also restrictions imposed on such senior advocates, and senior advocate is not permitted to appear without an advocate on record or any junior advocate. He or she should also refrain from drafting pleadings or affidavits before any court of law, and they should maintain a code of conduct also, because they are, of course, senior advocates. Then what is this Indira Jaising case? So Indira Jaising, you know that she was the first women senior advocate of India, and she challenged the existing process of designation at that time and called it opaque, arbitrary, and fraught with nepotism. So the Supreme Court decided to lay down certain guidelines in 2018. So this guidelines said that we should set up a permanent committee, a permanent secretariat, and certain procedures and assessment criteria was also outlined. Let us see what are those guidelines in detail. So first of all, these guidelines created a permanent committee, and this committee consists of of the Chief Justice of India, two senior most Supreme Court judges, Attorney General of India, and a member of bar. And the any Chief Justice of India or any other judge can recommend the name of an advocate for the designation to this committee. So first of all, the names go to a permanent secretariat where the advocates could submit their application for designation. Let's suppose that I am an advocate. I want to be designated as a senior advocate. Then I would achieve. Then I would. Contact the permanent secretariat and apply for it, and they would evaluate the criteria. They would see if I have 10 or to 20 years of legal practice experience or not. If yes, then they would publish my name on official website. Similarly, there would be many more other advocates also, so our names would be published on this official website, and the permanent secretariat would follow these proposals to the permanent committee for scrutiny. So this permanent committee, which is chaired by the Chief Justice of India, would scrutinize my name and other advocates name also, and then we will be interviewed by as a candidate by this committee. Okay, once I would be interviewed, and if I get selected, then my name would be forwarded to the full court, and then the voting would start. And in this case, majority vote would if I get the majority vote, then I would be designated as a senior advocate. Then why the center wants to modify these guidelines? So center is saying that in the qualification criteria, this is the point based system is being followed, which means that 40% weightage is being given to to these the criteria of publications. So these senior advocates, if they want these advocates, if they want to become senior advocates, they must have certain number of publications which have been published in such certain research journals. But the centralist government is rightly arguing that this is a very subjective criteria. Just to get selected as a senior advocate, or as to be eligible to get to be judged as a senior advocate, people start rampant circulation of bogus and sham journals, and uh, also this is
these journals are not having any academic evaluation of the contents and the quality of the articles. Also, the voting that happens in the full court is not done in a secret ballot. So because of that, these candidates who want to become senior advocates, they start campaigning, and the entire atmosphere gets politicized because of this. Okay, so the next topic is Jadui Pitara. This topic is important for your social issues and governance both. So Union Education Minister has recently launched an innovative learning material for foundational years of children called Jadui Pitara. It's a play-based learning material for children in the age group of 3 to 8 years. It has been launched by Union Education Ministry. It comprises of playbooks, toys, puzzles, etc. And the aim is to arouse curiosity of students just so that they can learn more and more. It has been developed as under the overall uh, goals of National Curriculum Framework for Foundational Stage, which has been envisaged under the National Education Policy. It will also be digitally available on a Diksha platform, and it will be available in 13 Indian languages. So what is National Curriculum Framework for Foundational Stage? It is applicable to the children between the ages of 3 and 8, and it has been developed by NCRT. So the next topic is private placement of bonds. This topic is important for your economy section. So state-owned hydropower company NHPC has recently raised 996 crore rupees through issuance of non-convertible bonds on private placement basis. So you know that what is private placement of bonds? It means that you are selling bonds not to in the market but to select investors and institutions. Generally, less than when you issue securities to less than 50%, then we call it a private placement. So generally these investors are wealthy individuals and entities, banking companies, insurance companies, mutual fund companies, etc., because only they would have so much capital to purchase this 996 crore bonds. And because these are being just given to certain private individuals or private institutions or investors, that's why SEBI's private placements do not require to any uh, uh, comments from the SEBI. Okay, so it is just given as a general. It is just it does not even require any publicizing of this offering. So what is the advantage of it? Of course, it is very cost effective and time effective because of no strict compliance, because you're not accessing the market route. That's why the compliance formalities are also easier. But of course, remember that even these private placement of bonds are also governed by SEBI. Then what are these non-convertible bonds? As the name suggests, they are non-convertible, which means that you cannot convert these bonds into equity later. Okay, so these are financial instruments which are issued by corporates to raise resources. These are fixed income instruments, and they can also be traded on stock exchange. They also carry a certain amount of interest. So the next topic is Committee of Privileges in Parliament. This topic is important for your polity section. So Rajya Sabha chairperson has recently asked the Committee of Privileges to investigate the alleged breach of privilege by 12 opposition lawmakers. And what is this Committee of Privileges? It consists of 15 members of in Lok Sabha, 10 in case of Rajya Sabha, nominated by the Speaker and Rajya Sabha respectively, chairperson of Rajya Sabha respectively. In Rajya Sabha's case, deputy chairperson of Rajya Sabha is the head of the Committee of Privileges. What are the powers and functions? Of course, this committee examines every question which involves breach of privilege. You know that our parliamentarians, they enjoy certain privileges for being members of parliament, like they have freedom of speech. Their conduct cannot be questioned in any court of law. But these privileges should not be misused. In case it is misused, then this breach of privilege notice is given to them and it is investigated, and if found to be guilty, then they are either suspended from the house or any action can be taken against them. So these committees also state the procedure which has to be followed in the house, and these committees present their report to the chairperson or speaker in case of Lok Sabha. So even the matters with respect to disqualification of a member on the ground of defection is also referred to this committee.
So the next topic is adenovirus. This topic is important for your social issues and environment both. So Bengal health authorities have been asked to stay vigilant because the state has recently recorded a big spike in adenovirus cases. So these adenoviruses are basically uh, uh, group of viruses which cause mild to severe infection, common cold, fever, sore throat, etc. Generally we call that you have a viral fever. Most of the time these adenovirus cases are the cause of that. So these virus and adenovirus infections occur throughout the year. It affects people of all age. It is generally mild, but it can affect it can become severe in case of immunocompromised people. These adenoviruses are very contagious. They can transfer through coughing and sneezing also. There is no particular form of treatment for it. You just have to rest, stay hydrated, and take a balanced diet. So the next topic is Bokang Baling Hydropower Project. This topic is important for our economy section. So residents of Pithorakar district's Dharchula town have been protesting against the proposed Bokang Baling hydroelectric project. It's a proposed hydroelectric project on Dhaliganga River in Pithoragarh district, and it is going to have an installed capacity of 165 megawatts. It is being implemented by THDC India Limited. First of all, let us see what is Dhaliganga River. So it rises in the vicinity of Niti Pass, near the border regions of Garhwal and southwestern Tibet, and it is one of the important tributaries of Alaknanda. It meets Alaknanda River at Vishnu Prayag, and its length is about 94 kilometers. Tapovan, which is also famous for its hot springs, also is also located on the banks of Dhaliganga. If we look at THDC India Limited, then it is a jointly owned company of Government of India and Government of Uttar Pradesh, and it is a Mini Ratna company. So the next topic is National Conference on Agriculture for Zaid Summer Crops. So this conference has been made by Agriculture Minister in New Delhi to review and assess the crop performance during the preceding crop seasons and fix crop-wise targets for the upcoming summer season in consultation with state governments. So what are these Zaid crops? These crops are grown in the short season between Kharif and Rabi crops. That is the season between March and July, and these crops are mostly grown in on irrigated lands. These crops require warm and dry weather, and these are called the gap fillers because these crops are generally grown between the two major seasons of Kharif and Rabi. These crops are mostly paddy, corn, pumpkin, cucumber, etc. So the next topic is Malabar Naval Exercise. This topic is important for your security and international relations topic both. Malabar Naval Exercise this year will be conducted for the first time near Australia in August. So it started as a bilateral naval exercise between India and US Navy, and the first time it held at Bay of Bengal in 2007, and it was later on expanded uh, to include Japan in 2015. Later on, Australia also joined in 2020, completing the Quad. So it takes place now annually in the Indian Ocean and Pacific Oceans alternatively. So the next topic is Alexandrine parakeet. This topic is important for your environment section. Recently, Tamil Nadu Wildlife Crime Control Bureau has imposed a fine of 2.5 lakh on a film actor for keeping two Alexandrine parakeets at his residence. So this is basically a parrot which is named after Alexander the Great because the Alexander transported numerous birds from Punjab to several European and Mediterranean countries and regions. So these birds are highly intelligent and they are excellent talkers. They are diurnal means they stay active during the daytime. So they are widespread in South and Southeast Asia, and their conservation status is near threatened, and they are protected under Schedule 4 of Wildlife Protection Act. If we look at the Wildlife Protection Act, then Schedule 1 and Schedule 2 animals get supreme protection. Schedule 3 and Schedule 4 animals and breeds are also secure, but the penalties are comparatively lower. Schedule 5 animals are vermin, they can be hunted, and plants, trees, and crops are mentioned in Schedule 6, which means that they are banned from cultivation or planting. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.